हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम टू द पॉइंट जीके में भारत में जमींदारी व्यवस्था के बारे में समझेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ही समझेंगे। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न जो है बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं। आजकल प्रश्नों को थोड़ा घुमा करके भी पूछ लिया जाता है, तो हमने उसी दृष्टिकोण से देखते हुए इसको रखा है। और एक छोटी सी वीडियो, मात्र 3-4 मिनट की वीडियो है, मैक्सिमम 5 मिनट की होगी। और इसी में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जमींदारी व्यवस्था क्या थी, किन्होंने लाया, किस उद्देश्य से लाया, और साथ ही इसका क्या प्रभाव पड़ा। संक्षेप में मैं बताऊंगा, मैं दीर्घ में नहीं बताऊंगा। और ये जो पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये परीक्षा उपयोगी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, इसे नाम दिया गया था द परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी, इसको यानी कि द परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट। यहाँ पे जमींदारी मैंने लिख दिया है, हालांकि इसको परमानेंट सेटलमेंट ही बोला जाता था। अब परमानेंट सेटलमेंट शब्द को समझ लीजिए। अंग्रेजों ने भारत में रैयतवाड़ी, मालवाड़ी और जमींदारी 3 प्रकार की राजस्व की विधियां रखी। इसमें बाकी जो 2 थे, यानी कि मालवाड़ी और रैयतवाड़ी में जो भूमि की दर, जिस दर से वो कर लेते थे, वो बदल जाता था। मान के चलिए किसी में 10 साल के बाद बदले, किसी में 15 साल के बदले, किसी में 30 साल के बाद बदले। 10 से 30 साल के बीच में उनके जो लगान की दर थी वो बदल जाती थी। लेकिन जब जमींदारी व्यवस्था में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो प्रारंभ में दर तय किया वो लास्ट तक, जब तक भारत में जमींदारी उन्मूलन नहीं हो गई तब तक वही दर को रखा। हालांकि उसमें रियायत देने के लिए उन्होंने कुछ कानून लाए, लेकिन वो कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ किसानों को शांत करने के लिए, यानी कि दिखलाने के लिए कि सरकार किसानों के लिए कुछ कर रही है, वो लाया गया था। बाकी कोई उसका मतलब नहीं था। इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है। परमानेंट का मतलब परमानेंट। लेकिन परमानेंट कब तक थी? जब तक जमींदार कर दे रहे थे। कर का निर्धारण क्या था वो मैं बता देता हूं, पहले इसको देख लेते हैं। इस व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी या बिस्वेदारी भी कहा जाता था। यानी कि परीक्षा में जब पूछ ले आपसे कि निम्न में से किस भू लगान की पद्धति को अमुक नाम से जाना जाता था, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता था, मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता था और बिस्वेदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। इसमें राज्य की मांग सदैव के लिए निश्चित थी। यानी कि इसमें राज्य की मांग सदैव के लिए निश्चित थी। परीक्षाओं में पूछ सकता है कि निम्न में से किस प्रकार के लगान दर में अंग्रेजों ने अपने लगान की दर निश्चित रखी, तो जमींदारी व्यवस्था में। बाकी 2 में चेंज होते थे, लेकिन इसमें चेंज नहीं होते थे। इसमें राज्य का 89% एवं जमींदारों का 11% भाग था। ऐसे तो उन्होंने 11 भाग में बांट दिया। 1/11 जमींदारों को दे दिया, बाकी 10/11 वो खुद रख लिया। यानी कि 10/11 भाग जो था वो सरकार का था, अंग्रेज का था, और 1/11 भाग जमींदार का था। 10/11 राज्य का था और 1/11 जमींदार का था। और इस प्रकार से इन्होंने रखा। हालांकि परसेंटेज में मैंने लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है तो गड़बड़ न हो। तो 89% सरकार का और 11% भाग जमींदार का था। यानी कि सरकार ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि आप अपने इलाके में कर वसूलिए, उसमें से 89% हिस्सा दे दीजिए और 11% भाग आप रख लीजिए। अब सवाल उठता है कि ये जमींदार थे कौन? सरकार को कोई मतलब नहीं था। जो इस दर पर ठेकेदारी उठा सकता था वो जमींदार बन सकते थे, जो नहीं दे सकते थे नहीं बनते थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम जो बाद में देखते हैं कि अमुक जाति के लोग जमींदार थे, अमुक जाति के लोग जमींदार थे, ऐसा प्रारंभ में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि जो इस दर पर लगान देंगे हम उन्हें जमीन दे देंगे, वो जमींदारी में रह सकते हैं, जो नहीं देंगे हम उन्हें नहीं रहने देंगे। हालांकि इसका बहुत बाद में व्यापक प्रभाव पड़ा था भारतीय समाज पर। जमींदार जब तक कर चुका रहा तब तक वह सर्वे सर्वा। देखिए यहाँ पे हमने शब्द लिखा है सर्वे सर्वा, मैंने ज्यादा लंबा चौड़ा करने के उद्देश्य से नहीं लिखा। सर्वे सर्वा का मतलब हुआ कि जब तक जमींदार, यानी कि जिस व्यक्ति ने किसी खास इलाके की जमींदारी सरकार से उठाई है, वो जमीन का मालिक है, कुछ भी कर सकता है, दान दे सकता है, किसी को हस्तांतरित भी कर सकता है, किसी को वसीयत भी दे सकता है, किसी को उत्तराधिकार भी नियुक्त कर सकता है। और जो उत्तराधिकार
बनेंगे, जो वसीयतनामा में आएंगे, उनको भी सरकार को कर देना होगा। और कर देने की तारीख, समय निश्चित होती थी। मान के चलिए कि उसने बोल दिया कि भाई 5 मार्च तक देना, तो 5 मार्च के शाम तक कर को चुका देना। यदि वो कर नहीं चुकाते थे, यानी कि निश्चित समय तक कर नहीं चुकाते थे, तो उनकी जमींदारी जब्त कर ली जाती थी और नीलाम कर दी जाती थी। इसमें यह व्यवस्था था। अब शुरू कैसे हुआ जो देखिए, ऐसे तो इनको थोड़ा दिक्कत था, जैसे ही आया, चूंकि उस समय उद्योग धंधा था नहीं तो कर ही लेना था, तो इन्होंने देखिए क्या किया कि प्रधानमंत्री पीट द यंगर उस समय प्रधानमंत्री थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति डंडास और कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ विमर्श करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यानी कि भारत में जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस खुद भी एक उच्च कुल के जमींदार से फैमिली से आते थे। 1790 में जमींदारों के साथ समझौता किया एवं 22 मार्च 1793 को इसे अस्थायी कर दिया। यानी कि 1790 में 10 वर्ष के लिए शुरू में प्रारंभ किया था, कालांतर में 22 मार्च 1793 को अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। यहाँ पे 3 चीजें, प्रधानमंत्री कौन था? पिट। यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के मालिक थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति उस समय डंडास थे, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यह ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर था। देखिए सबसे ज्यादा यदि कंफ्यूज आपको करेगा तो यही करेगा, पूछ लेगा कि निम्न कहाँ जमींदारी व्यवस्था नहीं थी, तो ध्यान रखिएगा कि तत्कालीन बंगाल महाप्रांत में जमींदारी व्यवस्था थी। बंगाल महाप्रांत मतलब आधुनिक बिहार, उड़ीसा और पूरा बंगाल। इसके साथ साथ यूपी के बनारस खंड, चूंकि जो इलाका अंग्रेजों ने सबसे पहले हाथी आया वहीं उन्होंने जमींदारी व्यवस्था लागू की। इसके साथ साथ कर्नाटक के उत्तरी भाग में भी उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को बना के रखी थी। तो ये था हमारा टू द पॉइंट जमींदारी व्यवस्था के बारे में। अब इसके अलावा जो आप जानना चाहते हैं बहुत बड़ा, तो हमारा एक अलग वीडियो है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब इसमें सवाल आपसे पूछ सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट भारत में किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रधानमंत्री कौन थे? पीट द यंगर। कब हुआ? 22 मार्च 1793 को। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 19% भूभाग पर। कहां कहां था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी के बनारस प्रखंड एवं कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा। हिस्सेदारी कितना था? 11 भाग में बांटा, 10 भाग अंग्रेज रखा, 1 भाग जमींदार को दे दिया। अब ये जो जमींदार थे ये उस समय के समाज के सबसे समर्थवान लोग में आते थे, क्योंकि निजाम मालिक कोई और था, उन्होंने ठेकेदारी दे दिया जमींदार को। ये जमींदार वर्ग कालांतर में फिर भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास में एक अलग छाप छोड़े। क्या छोड़े, कैसे छोड़े, कितना छोड़े, वो अलग विषय है। टू द पॉइंट में ये इतना ही था, जमींदारी व्यवस्था। इसी से प्रश्न पूछा जाता है बहुतरीय प्रश्नों में। आशा है कि आपको ये अच्छी लगेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।